अतिरिक्त सहायता किसानों को देने का निर्णय लिया। इसी प्रकार तुअर की खरीद जनवरी के स्थान पर दिसंबर में ही शुरू करने की किसानों की मांग पर सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए खरीद केंद्र खोल दिए गए। वर्तमान सरकार किसानों के पंप सेटों को दिन के समय भी 7 घंटे तक निरंतर 3 फेज बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। बदली हुई परिस्थितियों में किसानों द्वारा उगाई गई गन्ने की ಫಸಲನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿನ. गणराज्योत्सव 2025-26 को सम्मिलित करते हुए हमारी सरकार ने अब तक लगभग रुपए 10,000 करोड़ से अधिक की राशि सब्सिडी एवं अन्य विभिन्न रूपों में किसानों को प्रदान की है। दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त हो यह सुनिश्चित किया गया है। पूर्व में लंबित प्रोत्साहन राशि सहित राज्य के 9.07 लाख दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में सरकार द्वारा कुल रुपए 4,130 करोड़ की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। आकस्मिक रूप से मृत्यु होने वाले पशुधन के लिए मुआवजा देने की प्रक्रिया रुक गई थी। वर्तमान सरकार ने किसानों के पक्ष में खड़े होते हुए अनुग्रह योजना के अंतर्गत रुपए 95.41 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। मेरी सरकार निरंतर यह सिद्ध कर रही है कि वह किसान की पक्षधर है। लंबे समय से आंदोलन कर रहे देवनहल्ली के किसानों की भूमि को भूमि अधिग्रहण से मुक्त किया गया है। कृष्णा ऊपरी परियोजना के लिए एक ही चरण में भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लेते हुए भूमि गंवाने वाले किसानों के लिए उचित और लाभकारी मुआवजा दरें निर्धारित की गई है। किसान समुदाय की भावनाओं को समझते हुए सरकार कार्य कर रही है। अनुसूचित समुदायों के सशक्तिकरण के मामले में कर्नाटक अन्य राज्यों की तुलना में कहीं आगे हैं। एससी, एसपी और टीएसपी अधिनियम को लागू करने वाला राज्य कर्नाटक है। पदोन्नति में आरक्षण की यही लागू किया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों के लिए आरक्षण, औद्योगिक भूखंडों में आरक्षण, ऋण सहायता, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रबुद्ध योजना, छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है। लंबे समय से लंबित आंतरिक आरक्षण का विषय भी सुलझा लिया गया है और वह अब कार्यान्वयन के चरण में पहुंच चुका है। पीटीसीएल अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न हुई समस्याओं का भी समाधान किया गया है। पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बच्चों, श्रमिकों और किसानों के कल्याण के क्षेत्र में भी हमारा राज्य अग्रणी है। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में उल्लेखित प्रावधानों को अपनाते हुए कर्नाटक निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, बिजली, पीने का पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों के साथ साथ शहरी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। बेंगलुरु महानगर के विकास के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की बड़े पैमाने की योजनाएं बनाई गई है। व्यवस्थित मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। 110 गांवों को कावेरी फेज 5 परियोजना के तहत पानी की आपूर्ति शुरू की गई है। बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर का विकास कार्य प्रारंभ हो चुका है। शहर की परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार प्रयासरत है। राज्य की 227 स्थानीय संस्थाओं को के क्षेत्र में रुपए 9,574 करोड़ की लागत से पीने के पानी की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। रुपए 3,885 करोड़ के अनुमानित लागत बजट के साथ मुख्यमंत्री अमृत नगरोत्थान चरण 4 योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी भूखा न सोए, आवश्यक स्थानों पर इंदिरा कैंटीन की स्थापना की
जा रही है। विकेंद्रीकरण सूचकांक के में कर्नाटक पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। ग्राम पंचायतों की स्वावलंबन क्षमता बढ़ाने के लिए हमारी सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है। इसके साथ ही ग्रामीण सड़क विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। जनता की संपत्ति संबंधी अभिलेखों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ई स्वत्तु सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों के स्थानांतरण को ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। स्थानांतरण में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। यह प्रसन्नता का विषय है कि कई विभागों के महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां काउंसलिंग के माध्यम से ही हो रही है। कर्नाटक ने कल्याण कार्यक्रमों के साथ साथ बुनियादी ढांचों के समग्र विकास गतिविधियों को भी अपनाया है। हवाई अड्डों, उपनगरीय रेलवे परियोजनाओं और जल मार्गों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रुपये 23,094 करोड़ के बजट के साथ साथ राज्य समुद्री और जलमार्ग मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक जल परिवहन विकास नीति 2024 लागू कर दी गई है। श्रमिक राष्ट्रीय संपत्ति के निर्माता है। राज्य सरकार का मानना है कि श्रमिक कल्याण राष्ट्रीय कल्याण है। निर्माण और अन्य श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए 42 आवासीय स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। इन श्रमिकों के आश्रितों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने हेतु राज्य के 5 जिलों में 6 आवासीय परिसर बनाए गए हैं। इस वर्ष 14.34 लाख निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण सहित उनके कल्याण के लिए 1,115 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जन केंद्रित शासन सुनिश्चित करने के लिए जन अनुकूल कानून बनाना आवश्यक है। वर्ष 2025 में 76 अधिनियम लागू किए गए हैं। राज्य के कानूनों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए 1957 से अब तक किए गए सभी संशोधनों विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 105 नियमों को समेकित कर 2025 में प्रकाशित किया गया है। सरकार राज्य के सभी मंदिरों की संपत्तियों का सर्वेक्षण कर रही है। अतिक्रमणों को हटाकर उन्हें मंदिरों को पुनः सौंप रही है। इसके लिए रुपये 15 करोड़ के आवंटन के साथ भू वराह योजना बनाई गई है। राज्य के तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए तिरुपति में कर्नाटक भवन रुपये 200 करोड़ की लागत से निर्मित किया गया है। अंजनाद्री पर्वत पर समग्र विकास कार्य किए जा रहे हैं। मंदिर पुजारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तत्कालिक वार्षिक भत्ता रुपये 60,000 से बढ़ाकर 72,000 रुपये प्रति वर्ष किया गया है। सरकार अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भी प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय प्रगति के लिए बिजली की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार ने गृह ज्योति योजना लागू की है, जिसके तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। इसके साथ ही राज्य में कई विद्युत उत्पादन परियोजनाएं भी लागू की जा रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीनों में 28,000 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है। इस वर्ष 41,208 वितरण ट्रांसफार्मर, 10,943 किलोमीटर हाई टेंशन लाइन और 6,382 किलोमीटर लो टेंशन लाइन स्थापित की गई है। 11,727 बोरवेलों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। निजी कंपनियों से 3,704 मेगावाट बिजली खरीदने के समझौते किए गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य स्वामित्व वाली कंपनियों ने लगभग 4,794 मेगावाट नई बिजली उत्पादन योजना तैयार की है। संविधान के पहले अनुच्छेद में ही भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है।
हमारे संविधान ने संघ और राज्यों के बीच संप्रभु शक्तियों का वितरण किया है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के हित में संघ को अधिक शक्तियां प्रदान करते हुए संविधान ने राज्यों की शक्तियों को मान्यता और सम्मान दिया है। इस प्रकार देश की विविधता को बनाए रखा है। इस शक्ति साझाकरण के सिद्धांत को अपनाकर संविधान के निर्माताओं ने हमें यह शासन प्रणाली दी है। उनका सपना था कि सशक्त राज्यों के माध्यम से एक सशक्त भारत का निर्माण किया जाए। इस संघीय ढांचे को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। संविधान के कारण ही हम शांति से रह रहे हैं। देश के अनगिनत लोग गहराई से मानते हैं कि यदि हम संविधान की रक्षा करेंगे तो संविधान हमारी रक्षा करेगा। इसी कारण संविधान दिन प्रतिदिन और अधिक प्रासंगिक होता जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, भले ही कोई संविधान कितना भी अच्छा हो क्यों न हो, यदि उससे कार्यान्वित करने वाले लोग असाधारण रूप से खराब हों तो संविधान भी खराब साबित होगा। और भले ही संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, यदि उससे कार्यान्वित करने वाले लोग अच्छे हों तो वह अच्छा साबित हो सकता है। संविधान का कार्यान्वयन पूरी तरह उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। संविधान केवल राज्य के अंग प्रदान कर सकता है, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन अंगों के कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाले तत्व देश के लोग और वे राजनीतिक दल हैं जिन्हें लोग अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के साधन के रूप में चुनते हैं। इसलिए लोगों के सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वे ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करें जो संविधान की मूल भावना को समझकर कार्य करें और निरंतर प्रश्न और संवाद के माध्यम से लोकतंत्र को संरक्षित करें। इसी सिद्धांत और सलाह पर महात्मा गांधी ने भी बल दिया था। हमारे गणराज्य की असली ताकत विविधता में एकता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गतिशीलता और हमारे संविधान में निहित मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता में निहित है। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी और उनके नेतृत्व में प्रारूपण समिति के प्रत्येक सदस्य ने इस राष्ट्र के लिए अद्वितीय योगदान दिया है। इस 77वें गणतंत्र दिवस पर आइए उन्हें याद करें, मिलकर काम करें और राष्ट्र की सेवा और प्रगति के लिए खुद को समर्पित करें। राष्ट्रीय एकता, समानता, अखंडता और समृद्धि प्राप्त करने में लोकतांत्रिक आदर्श हमें मार्गदर्शित करते रहे हैं। देश की भलाई में राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना योगदान दें। आइए संविधान की शक्ति का उपयोग करते हुए सुरक्षित, सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध कर्नाटक और भारत का निर्माण करें और हमारे आदर्श गणराज्य प्रणाली को और सुदृढ़ बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ।